अदालत की कहानी भाग 1। ये कहानी है तबस्सुम की, जिसे पूरा मोहल्ला नापसंद करता था क्योंकि वह छोटे कपड़े पहनती थी, बैग लटकाकर ड्यूटी जाती थी। तबस्सुम के शौहर एक बैंक में काम करते थे। 3 साल पहले ड्यूटी के दौरान एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तबस्सुम पढ़ी लिखी थी, उसे बैंक में जॉब मिल गई। बिना शौहर वाली औरत का इस तरह बिंदास होकर घर से निकलना किसी को हजम नहीं होता था। इसी वजह से पड़ोस की कोई औरत उससे बात तक नहीं करती थी। वह भी इन औरतों की जरा भी परवाह नहीं करती थी। 2 बच्चों की परवरिश के लिए रोज ड्यूटी पर जाना पड़ता था। कपड़े उतने भी तंग न थे जितनी लोगों की सोच तंग थी। तबस्सुम की बड़ी लड़की 14 साल की थी, जो माँ की गैर हाजिरी में छोटे भाई को संभाल लेती थी। 5 बजे तक तबस्सुम घर पहुँच ही जाती थी, इसीलिए बेटी साइमा को ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शाम को वह जब भी घर पहुँचती, बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर साथ लाती और घर पहुँचते ही दोनों बच्चों के बीच घंटों समय बिताती। उसे खेलती, स्कूल का होमवर्क करने में दोनों की मदद करती, फिर खाने की तैयारी में जुट जाती। 3 लोगों का खाना बनाने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, लेकिन तबस्सुम के लिए बाहर का माहौल घर के इस खुशनुमा माहौल से बिल्कुल उल्टा था। उसके बारे में तरह तरह के फसाने गढ़े गए थे, क्योंकि मोहल्ले के ज़्यादातर लोग तबस्सुम से नफरत करते थे। इस नफरत के लिए कहीं न कहीं तबस्सुम भी जिम्मेदार थी, क्योंकि वह औरतों को फालतू की गुटबाजी का हिस्सा नहीं बन पाती थी। 15 साल पहले तबस्सुम जब इस मोहल्ले में ब्याह कर आई थी, तब माहौल ऐसा नहीं था। यहाँ काफ़ी मिलनसार लोग थे। कई लड़कियाँ थीं जो जल्द ही तबस्सुम की अच्छी दोस्त बन गई थी। तबस्सुम के ससुर तो उसकी शादी से काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे। सास जब तक जिंदा थी तब तक ससुराल उसके मायके जैसा ही लगता था, लेकिन शादी के 10वें साल सास का भी इंतकाल हो गया। तब वह थोड़ी अकेले हो गई और 2 साल के भीतर जब उसके शौहर का एक्सीडेंट हुआ, तब वह बिल्कुल अनाथ सी हो गई थी। 2 बच्चों के साथ उसने बड़ी मुश्किल दौर गुजारे हैं। शौहर के गुजरने के बाद काफ़ी समय तक उसके मायके से उसकी छोटी बहन फरजाना उसके साथ रही। जब तबस्सुम की जॉब लगी तब वह अपने घर गई। इस बीच मोहल्ले के लोगों ने फरजाना के बारे में भी काफ़ी अफवाहें उड़ाई, जिसे जानकर तबस्सुम दुखी तो हुई, लेकिन उसे इस बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस अपने धुन में मगन रहती थी। ऑफिस की छुट्टी होने के कारण शनिवार और इतवार वह पूरे दिन घर पर ही रहती थी, या कभी कभी दोनों बच्चों के साथ घूमने चली जाती। एक दिन वह छुट्टी पर घर पर ही थी। संडे का दिन था। वह कहीं बाहर जाने के मूड में थी। बच्चों से पूछा तो दोनों खुश हो गए। थोड़ी देर में तीनों का मूवी देखने का प्लान बना तो तबस्सुम ने हॉलीवुड की एक नई मूवी का ऑनलाइन टिकट भी बुक कर लिया। फिल्म दोपहर 2 बजे से थी, तो उन्हें घर से 1 बजे निकलना था। अभी 10 बज रहे थे, बहुत टाइम बाकी था। इसी बीच वह घर का ज़रूरी काम निपटाने में लग गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो सभी चौंके, क्योंकि आम तौर पर घर की घंटी तभी बजती थी जब ऑनलाइन शॉपिंग वाला डिलीवरी बॉय ऑर्डर किया हुआ कोई सामान
लाकर पहुंचाता। उसके अलावा कभी घंटी नहीं बजती, क्योंकि पड़ोसियों को कोई मतलब ही नहीं पड़ता था तबस्सुम से। साइमा ने दरवाजा खोला तो सामने कुलसुम खाला खड़ी थी, जो मोहल्ले में ही रहती हैं। साइमा ने उन्हें सलाम किए बिना पूछ लिया, क्या काम है आंटी? वो बोली, तेरी मम्मी है क्या घर पर? बुला तो। अम्मी आपको कोई आंटी बुला रही हैं, जल्द आओ। साइमा की आवाज़ सुनकर तबस्सुम दरवाजे पर पहुंच गई और कुलसुम आंटी को सलाम करती हुई बोली, क्या बात है आंटी? कुलसुम आंटी, तबस्सुम सुना है तूने शादी कर ली। तबस्सुम, ये क्या कह रही हो आंटी? किसने बोला? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुलसुम आंटी, मोहल्ले में तेरी शादी की चर्चा हो रही है और तुझे पता ही नहीं है। कुलसुम आंटी की बातें सुनकर तबस्सुम से ज़्यादा हैरान तबस्सुम की बेटी थी, जो वह पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। तबस्सुम, आंटी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनकी ज़्यादा चिंता है। अगर मैं शादी कर लूँ तो उनकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए ऐसा कभी सोचा नहीं। जिन्हें मेरे बारे में बकवासें करनी हैं वो करते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं जल्द ही मोहल्ला छोड़ने की सोच रही हूँ। देख बेटा, मुझे नहीं पता तू क्या करती है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तू बहुत नेक औरत है। तेरे बारे में जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं तो मुझे तेरी चिंता होती है। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखियो। कुलसुम के जाते ही तबस्सुम ने दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ी तो देखा कि साइमा आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी थी। अरे तुझे क्या हुआ? माँ की कड़ी आवाज़ में इतना सुनते ही वो साइमा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। तबस्सुम ने रूंधे हुए गले को ठीक करने की कोशिश की और बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो। मैं किसी भी सूरत में तुम दोनों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। साइमा अभी छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुलसुम की बातों के पीछे के राज को न समझ पाए। मम्मी क्या हुआ? कब निकलेंगे? बेटे अयान की बातों ने तबस्सुम का ध्यान भंग कर दिया। बेटे से बोली, अगले हफ्ते चलेंगे, टिकट कैंसिल हो गई है। बेटा फिल्म भी बेकार है, अगले हफ्ते वाटर वर्ल्ड चलेंगे, ठीक है? अब चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। अयान समझ गया कि आज पूरे दिन घर में ही बोर होना है, इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुलसुम आपा की बातों का असर अभी भी तबस्सुम के माथे का सिकन बना हुआ था। तभी साइमा हाथ में 2 कप चाय लेकर माँ के पास बैठ गई और बोली, लो अम्मी, चाय पियो, कम चीनी की है। तबस्सुम खामोशी के साथ चाय पीती रही। साइमा ने जब देखा कि माँ के होंठ चाय की चुस्की के साथ ही बंद हो जा रहे हैं तो उसने माँ से कहा, मम्मी देखो, अगर तुम शादी कर लोगी तो इसमें क्या बुराई है? साइमा ने शायद अनजाने में ही अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बात कह दी थी, जिसे सुनकर तबस्सुम हैरान रह गई थी। तुम क्या कह रही हो साइमा? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? लोगों का काम है बकवास करना, समझी? माँ की इस बात को सुनकर साइमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, देखो मम्मी, मेरी क्लास टीचर हैं अनीता अग्रवाल मैम, उनके लड़के राहुल की सगाई एक जज की बेटी से अभी हाल ही में हुई है। बेटे की सगाई के तुरंत बाद ही अनीता मैम ने भी दूसरी शादी कर ली। वो भी इस उम्र में 45 पार कर चुकी हैं, लेकिन सबको अपनी उम्र 38 बताती हैं। दूसरी शादी में बुराई क्या है? लोगों की बकवासें भी खत्म हो जाएंगी। और तबस्सुम ने साइमा की बातों को बीच में काटते हुए कहा, देखो साइमा, तुम्हें अभी पढ़ाई में ध्यान देना है।
अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों में पड़ने की। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी, समझी? और अब जाओ यहाँ से। देखो, अयान पढ़ रहा है या मोबाइल पर गेम खेल रहा है। साइमा उठकर चली गई तो तबस्सुम को एहसास हुआ कि अब साइमा बड़ी हो गई है। अगली सुबह तबस्सुम ने समय पर बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज दिया और खुद ड्यूटी जाने की तैयारी में जुट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे मैं हूँ, तेरी आपा। कुलसुम की आवाज़ सुनकर तबस्सुम बोली, आपा अंदर आ जाओ। सुबह सुबह कैसे? देख तबस्सुम, मैं तुझसे कुछ पूछने आई हूँ, सच सच बताना। जी पूछो आपा, क्या बात है? ये बता कि रोज़ शाम को 5 बजे जो आदमी तुझे पीपल चौक तक छोड़ने आता है वो कौन है? तबस्सुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं और क्यों जवाब दूं। देखो आपा, वह मेरे साथ काम करता है, उसका नाम शाहिद है और हम दोनों की छुट्टी साथ ही होती है। वह शास्त्री नगर रहता है तो हमारा मोहल्ला रास्ते में पड़ता है, इसीलिए वह मुझे यहाँ से रोज़ सुबह पिकअप करता है और शाम को यहीं छोड़ देता है, जिससे मेरा रोज़ का 100 रुपया किराया बच जाता है। इससे इसमें बुराई क्या है? इसमें उसका क्या फ़ायदा है? कुलसुम आपा के इस सवाल पर तबस्सुम भड़क गई। बोली, देखो आपा, मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मत सिखाओ और यह मेरा निजी मामला है, किसी को इसमें दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाएं, मुझे ड्यूटी जाना है, लेट हो गई हूँ। तबस्सुम के गुस्से को देखकर कुलसुम आपा मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह शाहिद था जो पिछले कुछ महीनों से लगातार उसे अपनी बाइक पर ढो रहा था। हर बार वह पीपल चौक पर खड़ा इंतजार करता हुआ मिलता। कभी ऐसा नहीं हुआ जब तबस्सुम को शाहिद का इंतजार करना पड़ा हो। जल्दी जल्दी घर में ताला लगाकर वह ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। घर की एक चाबी साइमा के पास होती। आज भी उसे शाहिद इंतजार करता हुआ मिला जब वह आधे घंटे लेट थी। कहाँ रह गई थी? क्या हुआ? थोड़ा परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, चलो। शाहिद चुपचाप तबस्सुम को पीछे बैठाए आगे की ओर बढ़ चला। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। ऑफिस पहुंचते ही एक बार फिर शाहिद ने पूछा, सब ठीक तो है ना? तुम कल से मेरे इंतजार मत करना। शास्त्री नगर से सीधे ऑफिस जाना, मैं बस से आ जाया करूंगी। क्या हुआ तबस्सुम, मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, तुम मेरे लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करते हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? क्या हर काम के पीछे फ़ायदा और नुकसान ढूंढना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल। इस ऑफिस में काम क्यों करते हो? फ़ायदा है तभी ना। इंसान 3 तरह के काम करते हैं, एक पेट भरने के लिए, एक दिमाग की संतुष्टि के लिए और एक दिल की खुशी के लिए। मैं तुम्हें रोज लिफ्ट देता हूँ, मुझे इसमें दिली सुकून मिलता है, समझी? बकवास मत करो, बस इतना जान लो कि कल से मैं बस में आया करूँगी। इतना कहते हुए वो ऑफिस के अंदर चली गई और ऑफिस में काम कर रहे मशीनी लोगों के बीच गुम हो गई। थोड़ी देर बाद शाहिद तबस्सुम को ढूंढते हुए उसके केबिन में पहुंचा। यह पहली बार था जब तबस्सुम वहां नहीं मिली थी, वरना अक्सर वह अपने केबिन में ढेर सारी फाइलों के बीच खोई हुई मिलती। फ़ोन मिलाया तो तबस्सुम ने उठाया नहीं, मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। वह ढूंढता हुआ लॉन में पहुंचा तो वह वहाँ भी नहीं थे। उसने कई लोगों से पूछा लेकिन तबस्सुम कहाँ थी, कोई नहीं बता पाया। आखिर में उसे पता चला कि तबस्सुम के सिर में तेज दर्द हो रहा था तो वह छुट्टी लेकर चली गई। शाहिद ने तबस्सुम को मैसेज किया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। शाहिद ने तबस्सुम की फाइलों से उसका एड्रेस निकाला। साथ काम करने वाला मनोज काफ़ी दिनों से शाहिद और तबस्सुम के इस नज़दीकियों पर गौर कर रहा था। ऑफिस के बाकी लोग भी दोनों के इस
आपसी तालमेल से खुश थे। दोनों के प्रति पूरे स्टाफ की संवेदनाएं थी, क्योंकि तबस्सुम विधवा थी और शाहिद का तलाक हो चुका था। मनोज ने आज सुबह से दोनों की बदहवासी पर गौर किया था, इसीलिए शाहिद से पूछ ही लिया, क्या हुआ शाहिद, तबस्सुम के केबिन में क्या कर रहे थे? उसके दिल के अलावा भी कुछ चुराना बाकी था क्या? फालतू की बकवास क्यों करते हो यार? वो सुबह से उदास थी, अब बिना बताए घर चली गई। शायद वो किसी परेशानी में है। मुझे उसके घर जाना है, इसीलिए उसके केबिन से उसका एड्रेस ढूंढ रहा था, जो मिल गया। ओह कोई बात नहीं, जाओ और मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना। ऑफिस के बाकी लोगों को बताए बिना वह अपनी बाइक से तबस्सुम के मोहल्ले की ओर निकल पड़ा। पीपल चौक पर पहुंचकर उसने किसी से एड्रेस पूछा और बताए गए रास्ते पर थोड़ा भटकने के बाद वह तबस्सुम के घर पहुंच गया। घंटी बजाई तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने तबस्सुम थी। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हो। तभी तबस्सुम ने कहा, अब बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारे केबिन की दराज से तुम्हारे पहचान पत्र की फोटोकॉपी मिली। बोलो क्यों आए हो? तुम बता तो सकती थी ना कि तुम जा रही हो। क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? कुछ काम फायदे और नुकसान के दायरे से परे होते हैं तबस्सुम मैम, तुम नहीं समझोगी। जब तुमने मेरी दारू बंद करवाई थी, उसमें तुम्हारा क्या फायदा था? बस मुझे शराबी लोगों से नफरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारे कहने पर शराब छोड़ दी। तो क्या अब मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम बिना पिए भी बकवास ही करते रहते हो शाहिद। चाय पियोगे? कम चीनी की, बैठो बनाकर लाती हूँ। रहने दो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। दवा लिया है कि नहीं? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, लेकिन तुम कभी रिप्लाई भी तो नहीं कर देती। मैसेज की मुझे आदत नहीं, कहकर वह चाय बनाने किचन की ओर चली गई। तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। शाहिद ने सोचा कि वह जाकर दरवाजा खोल दे। इतने में तबस्सुम दरवाजे पर पहुंच गई। सामने कुलसुम आंटी अपने साथ मोहल्ले की 2 औरतों को लेकर खड़ी थी। अभी कुछ कहती कि उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे भी थोड़ी दूरी पर थे, जो घर की ओर बढ़ रहे थे। दोनों आश्चर्य में थे कि मम्मी दरवाजे पर कैसे और बाहर ये 3 औरतें क्यों खड़ी हैं। बच्चों ने जैसे ही घर में कदम रखा, कुलसुम आंटी का गुस्सा फूट पड़ा। मोहल्ले का पहले शक था, लेकिन अब तो सबको यकीन हो गया है कि तुम क्या गुल खिला रही हो। तेरे जैसी औरतों ने समाज को गंदा किया हुआ है। पहले घर के बाहर रंगरलियां मनाती थी, अब तो घर में ही धंधा खोल लिया है। इस बेशरम औरत को देखो, अंदर इसका ग्राहक बैठा है। थोड़ा भी शर्म नहीं है इसकी आंखों में। तुझे यही करना है तो तू यहाँ से कहीं और जाकर कर यह धंधा, ताकि हमारी लड़कियों पर तेरी छाया भी ना पड़े। जुबान संभाल कर बात करो आंटी। मैं तुम्हारी इज्जत करती थी, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। देख लो जमाना ये हमें ही सिखा रही है। एरी बेटी को भी इसी धंधे में डालेगी क्या? इतना सुनते ही तबस्सुम अपना आपा खो बैठी और उसने उस औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतने में तीनों औरतें एक साथ तबस्सुम पर बरस पड़ी। अंदर से यह सब देख रहे शाहिद से देखा नहीं गया। वह बाहर गया और तबस्सुम को बचाने की कोशिश में उन औरतों से धक्का मुक्की कर बैठा। साइमा और उसका छोटा बेटा दोनों जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। थोड़ी देर में सब थाने में थे। एक और मोहल्ले के सभी जिम्मेदार लोग जो तबस्सुम के खिलाफ थे और कुलसुम के लगाए गए आरोपों का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर शाहिद तबस्सुम थे और साथ में तबस्सुम के 2 बच्चे थे, जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मालूम था।
थानेदार ने किसी तरह मोहल्ले वालों को इस शर्त पर शांत करके घर भेज दिया कि तबस्सुम को गुनहगार मानते हुए उसे जेल की हवा खिलाएगा। इस बीच शाहिद ने मनोज को फोन कर सारी बात बता दी थी। मनोज अपने साथ ऑफिस के कुछ लोगों को लेकर थाने पहुंचा और थाने से ही तबस्सुम की जमानत करवाने में कामयाब रहा। शाहिद अपने घर चला गया और तबस्सुम अपने घर आ गई। मम्मी के ऑफिस से थाने पहुंचने वाले लोगों की बातों को साइमा ने बड़े गौर से सुना था और वह पूरे माजरे को समझ चुकी थी। एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया जिसमें उसकी मम्मी का कोई दोष नहीं था और ना ही मम्मी के दोस्त शाहिद का। लेकिन तबस्सुम ने न जाने क्यों अपराध बोध से मरी जा रही थी। वह साइमा का सामना करने से बच रही थी। साइमा माँ के इस बर्ताव को समझ रही थी, इसीलिए कुछ दिनों उसने भी कोई सवाल नहीं किया। अगले हफ्ते भर तबस्सुम ऑफिस नहीं गई। ऑफिस से फोन आता तो वह कोई बहाना बना देती। उसे किसी भी हाल में बस इस मोहल्ले से बाहर निकलना था। लेकिन शौहर के इस मकान को छोड़कर बाहर जाए तो भी कहाँ। ऑफिस के पास कोई फ्लैट किराए पर ले भी तो वहाँ से बच्चों का स्कूल दूर पड़ेगा। इसी बेचैनी में वह पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं कर पा रही थी। माँ की इस बेचैनी से साइमा भी परेशान थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। एक दिन साइमा माँ का मूड ठीक करने के इरादे से तबस्सुम के पास बैठी और उसने कहा, मम्मी आज बाहर चलते हैं, सैटरडे है, कोई मूवी देख आते हैं, चलो ना प्लीज। तबस्सुम का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन उसने भी सोचा कि शायद इस बहाने घर में छाई हुई उदासी ही कम हो जाए। थोड़ी देर में तीनों निकल पड़े और अगले आधे घंटे बाद ही वो लोग शिप्रा मॉल पहुंच गए। आदत के अनुसार तबस्सुम का बेटा अयान शिप्रा मॉल के प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चों संग खेलने लगा। तभी वहां शाहिद को देखकर तबस्सुम चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही। तबस्सुम समझ नहीं पा रही थी कि शाहिद को हमारे यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला। फिर सोचा कि शायद यह एक इत्तेफाक है, यहीं पास में ही तो उसका घर है, चला आया होगा। तभी साइमा ने मम्मी को बताते हुए कहा कि मम्मी, शाहिद अंकल कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे लेकिन आप उठा नहीं रही थी। आज सुबह जब आप बाहर सामान लेने गई थी उसी दौरान उनका फ़ोन आया था और हम दोनों ने मिलकर मॉल की योजना बनाई थी ताकि आप इनसे कुछ बातें कर सको। सॉरी इस बात के लिए मम्मी, लेकिन आपको शाहिद अंकल की बात सुननी चाहिए। साइमा की ये बात सुनकर उसे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर वह शांत हो गई। यह तरीका ठीक नहीं है शाहिद, इस तरह तुम मुझे परेशान करोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें मेरा यह बर्ताव बुरा लगा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और तुम कहो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। दोनों के इस तकरार के बीच ही साइमा बोल पड़ी, मम्मी आपको बात करनी चाहिए, प्लीज़ गुस्सा थूक दो। इतना कहकर वह अयान के पास चली गई जो थोड़ी दूर पर ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त थे। बोलो। तबस्सुम की इस बेरुखी आवाज़ में बहुत कुछ छुपा हुआ था। मैं क्या बोलूं? उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी जिसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इसी प्रायश्चित के लिए मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। देखो तुम्हारा फ्लैट 45 लाख में बिक जाएगा। मैंने लोकल डीलर से बात की है और जहाँ मैं रहता हूँ यानी मदन सोसाइटी में, वहीं मेरे बगल में एक 3 BHK फ्लैट बिकाऊ है जो इतने रुपये में ही मिल जाएगा। शानदार फ्लैट है, तुम एक बार देखोगी तो हैरान हो जाओगी। वहाँ ये सब झंझट नहीं है। सोसाइटी, पार्क, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी सेंटर सब कुछ है।
कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। कहो तो अभी दिखा दूं। उसी अपार्टमेंट में मेरा भी फ्लैट है। शाहिद की बातों को सुनकर उसे लगा कि शायद यह एक बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है उस जहन्नुम से निकलने का। फिर उसे लगा कि इस तरह वह शाहिद के एहसानों के बोझ तले दब तो नहीं जाएगी, लेकिन इसमें शाहिद का इतना बड़ा क्या एहसान है। प्लाट बेचकर फ्लैट खरीदना, इसमें क्या हर्ज है। जिस समस्या के लिए वो इतने दिनों से डिप्रेशन में थी, परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा। क्या सोच रही हो, चलना है? ठीक है, यहाँ से कितनी दूर है? साइमा को पहले से पता था, क्योंकि आज सुबह शाहिद अंकल से फोन पर जो बात हुई थी यह उसी योजना का हिस्सा था। अब तबस्सुम का मूड काफी हल्का लग रहा था। चारों वहां से कैब कर निकल पड़े। 5 किलोमीटर बाद ही वह मदन सोसाइटी में पहुंच गए। अंदर घुसे तो लगा कि वह बिल्कुल नई दुनिया थी। तीनों 2 घंटे तक वहां घूमते रहे। फ्लैट तो देखते ही पसंद आ गया था। इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। मेरा प्लाट कब तक बिक जाएगा? तुम चिंता न करो, कल कुछ लोग तुम्हारा घर देखने पहुंचेंगे, फिर बताता हूँ। फ्लैट वाले से भी फाइनल बात कर तुम्हें इत्तला कर दूंगा। 4 दिनों तक कई लोग तबस्सुम का घर देखने पहुंचे। इस बहाने दिन भर में कई बार तबस्सुम और शाहिद की फ़ोन पर बात हो जाती। 2 हफ्ते से वह ऑफिस भी नहीं गई थी, लेकिन ऑफिस से कोई दबाव भी नहीं था। उसी की कई छुट्टियां पेंडिंग पड़ी थी, इसीलिए वह ऑफिस की ओर से बेफिक्र थी। सुबह सोफे पर बैठी चाय की पहली चुस्की मारी ही थी कि शाहिद का फ़ोन आ गया। हेलो। हेलो, हाँ बोलो, सुन रही हूँ। आज तुम्हारे प्लाट का बयाना हो जाएगा, और सुनो, आज ही वो बयाना इधर फ्लैट वाले को भी दे देंगे। मेरी बात हो गई है। और एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारे प्लाट की कीमत मैंने डीलर को 50 लाख बताया था, जो कि 43 लाख में फाइनल हुआ है। और मदन सोसाइटी वाला फ्लैट मेरे दोस्त का ही है, जिसने उसकी कीमत 45 लाख बताया था, लेकिन मैंने उसे 37 लाख में फाइनल किया है। यानी दोनों ओर की खरीद फरोख्त के बाद भी तुम्हारे पास 6 लाख बच जाएंगे। यह तबस्सुम के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि उसके पास सेविंग ज़्यादा नहीं था। इस तरह जो 6 लाख बचता, उसे दोनों बच्चों के भविष्य के लिए वह एफडी करवा सकती थी। अगले 2 हफ्ते तक तबस्सुम, उसके बच्चे और शाहिद नए आशियानों की शिफ्टिंग और सजावट में लगे रहे। आखिरकार उसका सपना पूरा हो चुका था। वह नए घर में अब पूरी तरह इत्मीनान की सांस ले सकती थी। यहाँ दूर दूर तक उसे कुलसुम जैसी औरतों का साया भी नजर नहीं आता था। अनजान होते हुए भी यहाँ हर चेहरे में अपनापन सा झलकता था। उसकी बालकनी के बिल्कुल सामने वाली बालकनी शाहिद की थी, जो अक्सर खाली समय में वहीं कुर्सी पर बैठकर किताबों में खोया दिखाई देता था। नए घर में आने की खुशी में तबस्सुम ने अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उसने अपने बैंक के पूरे स्टाफ को इनवाइट किया। सभी लोग आए, खूब मस्ती हुई, डांस हुआ, खाना पीना हुआ, फिर सब लोग चले गए। जाते जाते लगभग सभी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि शाहिद अभी तक इस घर के लिए वैसे ही मेहमान हैं जैसे वो लोग हैं। सभी मेहमान इस बात से भी खुश थे कि शाहिद और तबस्सुम के बीच की लंबी दूरियां अब सिमट चुकी हैं। पूरे 1 महीने के बाद तबस्सुम ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गई थी। बच्चों के स्कूल वहां से भी उतनी ही दूर थी जितना पहले। आने और जाने में पहले से कम समय लगता था। बच्चे बहुत खुश थे। यहाँ उनके कई दोस्त भी बन गए थे, जिनके बीच दोनों बच्चों का अच्छा समय बीत जाता था। वर्षों बाद वह पूरी नींद ले पा रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाती। आज ऑफिस जाने का पूरा मूड बना चुकी थी।
और बच्चों को भी बता दिया था कि आज वह ऑफिस जा रही है, लेकिन लंच में घर आ जाएगी। जब वे स्कूल से घर पहुंचेंगे तब उन्हें वह घर पर ही मिलेगी। सुबह का नाश्ता खत्म किया ही था कि फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर शाहिद था। हेलो, क्या कर रही हो? नाश्ता कर अभी फारिग हुई हूँ, जरा बालकनी पर आओ। क्यों? अरे आओ तो सही। अच्छा लो, आ गई। सामने देखो। ओह, तो तुम कल से अब तक यहीं खड़े हो? तुम्हें पता है आज मैं ड्यूटी जा रही हूँ। अच्छा, क्या बात है? कैसे जाओगी? यहाँ से ऑफिस के लिए कौन सी बस जाती है? बाहरी मुद्रिका पकड़ लेना, 8:20 पर बाहर मिल जाएगी। तुम तो अपनी बाइक से ही जाओगे ना शाहिद? हाँ, लेकिन मैं तुमसे साथ चलने के लिए पूछूंगा नहीं। तुम्हारी इच्छा होगी तो बता देना। चलो ठीक है, देखती हूँ। ओके, थैंक्स। अपनी अपनी बालकनी पर खड़े दोनों इस समय बिल्कुल आमने सामने थे। दोनों के बीच 20 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं थी, फिर भी दोनों अभी काफ़ी दूर थे। यह दूरी शाहिद की ओर से कभी नहीं रही, लेकिन अभी तबस्सुम शाहिद से कोसों दूर थी। शाहिद का बस चलता तो वह अपनी ओर से बची खुची दूरियां भी कब का मिटा देता और हमेशा के लिए तबस्सुम का हो जाता। लेकिन वह जानता था कि तबस्सुम बहुत खुदगर्ज है। अगर उसने अपनी ओर से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिशें की तो हो सकता है वह इनकार न कर पाए, क्योंकि उसके एहसान तबस्सुम को इनकार करने से रोक सकते हैं। तब वो रिश्ता बनावटी होगा, जिसमें सब कुछ होगा, बस तबस्सुम नहीं होगी। यही सोचकर वह इतना करीब रहकर भी तबस्सुम के और करीब नहीं जा पाता।